एक महिला जो कि अपने पति से अलग रह रही होती है, अपने मायके में रह रही होती है, उसके साथ उसका बच्चा भी होता है। उस बच्चे का वह अच्छे ढंग से देखभाल करती है, और तो और अब तो उसने उस बच्चे का एडमिशन करा दिया है। अब तो वह लड़का अपनी माँ के साथ रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा होता है। यहाँ पर वह माँ भी देखती है कि वह जिस फैक्ट्री में काम करती है वहाँ से वह अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पा रही है। बस इसी वजह से वह एक टीचर को नियुक्त करती है। वह टीचर उस लड़के को ट्यूशन पढ़ाया करता है, और उसके इस ट्यूशन पढ़ाने में वह जो महिला है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और अब तो वह बच्चा भी खुश है, क्योंकि उसका टीचर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ढंग से बातचीत किया करता है, बहुत ढंग से उसको पढ़ाया करता है। अब तो वह महिला जब अपनी फैक्ट्री जाती है, रात को लौट कर आती है, तो वह अपने बच्चे से पूछा करती है कि तुम्हारे टीचर ने क्या तुम्हें ढंग से पढ़ाया लिखाया है। तो यहाँ पर वह बच्चा बताता है कि हाँ माँ, वह अपने टीचर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। अब तो बस इसी प्रकार का समय बीतता है, और करीब 2 महीने बीत जाने के बाद अब तो वह जो महिला है उसके शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वह अब फैक्ट्री नहीं जा पाती है। अब तो वह उस टीचर को देखती है जो कि उस बच्चे को पढ़ाने आया करता है। वह टीचर होता है सुरेश, और सुरेश को देखकर उस महिला के मुंह से पता नहीं क्यों लार सी टपक जाती है, क्योंकि वह अब उस टीचर को अपना शायद दिल दे बैठी होती है। और फिर तो वह उस टीचर से फ़ोन पर बात करती है और ऐसी बातें करती है शायद किसी महिला को ऐसी बातें उसके बच्चे के टीचर से नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल वह महिला उस टीचर से कहती है कि उसको उसके साथ प्यार करना है, संबंध बनाने हैं। अब तो वह टीचर उससे मना कर देता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब वह महिला जब उसको अगली बात बताती है तो उस बात को जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आखिर उस महिला ने उस ट्यूशन टीचर से क्या क्या कहा, पूरी बात हम जानेंगे इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमें इसी नाम से फेसबुक पर भी हैं, और वहाँ पर हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है समस्तीपुर बिहार से। दरअसल समस्तीपुर में रहने वाली वे जो लड़की काजल है, काजल की एक दिलीप कुमार नाम के एक व्यक्ति से शादी होती है। दिलीप जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है, उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, और उसी बिजनेस के माध्यम से अब तो जब उसकी शादी काजल से होती है तो काजल को पाकर दिलीप बहुत ही खुश होता है, क्योंकि काजल और दिलीप दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और दोस्तों, इन्हीं के इसी खूबसूरती के चलते उनके पड़ोसी बहुत खुश, क्योंकि दिलीप को उसकी मनचाही पत्नी मिल गई और उस काजल को उसको मनचाहा पति मिल गया। अब तो पैसे की पूरी मौज थी। यहाँ पर दिलीप अपनी पत्नी को गाड़ी में घुमाता फिराता, सारे शौक मौज पूरे कराता, और तो और उसको बढ़िया ज़बरदस्त शारीरिक संबंध भी पेश करता। अब तो इनका प्यार आगे बढ़ने लगता है। वह लड़की जो काजल होती है, वह जो नई नवेली पत्नी बनी है दिलीप की, बहुत ही जल्दी दिलीप को एक खुशखबरी सुनाती है। यह खुशखबरी होती है उसकी माँ बनने की। जैसे ही वह अपने पति दिलीप को बताती है कि वह बहुत जल्द माँ बनने वाली है, दोस्तों अब तो वह जो दिलीप है वह फूले नहीं समाता है, यानी कि अपने दोस्तों को, अपने जितने यारे प्यारे हैं सभी को बड़ी ही अच्छी पार्टी दे रहा होता है। उसी पार्टी में बहुत सारे लोग भी आते हैं, और अब तो यहाँ दिलीप बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सभी को खुश कर रहा होता है, और बस इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वह सच में बाप बनेगा, यानी कि उसकी गोद में उसका बच्चा कब खेलने के लिए आएगा। अब इस बात को सोचकर वह इंतज़ार करने में जुटा हुआ है, और अपनी पत्नी की हर मनोकामना को पूरा करता है। उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि उसका जो पति दिलीप है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसकी बहुत ही खूबसूरत देखभाल किया करता है, और उनका इसी प्रकार से ये प्यार चल रहा होता है। बहुत ही खुश और बड़ी ही मेहरबानी के साथ उनका ये काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही जल्दी अब तो वह काजल एक बच्चे को जन्म देती है। यह बच्चा होता है एक लड़का, और लड़के को पाकर दिलीप बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। उस पार्टी में वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त उनका जो मतलब यार दोस्त है उनको बुलाया गया है, रिश्तेदारों को बुलाया गया है, और बस उस बच्चे के जसोटन के रूप में वो लोग उनको खाना खिलाते हैं। बहुत सारी खुशियाँ मनती हैं, काजल भी बहुत खुश, दिलीप भी बहुत खुश, और
यहाँ दिलीप अपने बच्चे का नाम सूरज रखता है। सूरज जो कि बहुत ही ज़्यादा उजाला लेकर आया था उनके जीवन में। अब तो बहुत ही खुशी का माहौल, चारों तरफ बड़ी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ जो उस पार्टी के जो फंक्शन में रात का समय था, वहाँ पर एक जनरेटर चल रहा होता है। दरअसल जो उस फंक्शन की जो भागदौड़ होती है उसमें वह दिलीप भी लगातार चलता फिरता रहता है। यानी कि उसको मालूम नहीं कि वह भागदौड़ कैसे कर रहा है, उसको नहीं होता इतना गौर। दिलीप के पैरों में चप्पलें होती हैं और वह चप्पल पहन के उसी फंक्शन में जैसे भागदौड़ कर रहा होता है, अचानक उसका जो पैर है वह फिसल जाता है। जैसे उसका पैर फिसलता है, उसके पैर से वह चप्पल गायब हो जाती है, यानी कि उतर जाती है। अब तो वह जो लड़का दिलीप है वह तुरंत खड़ा होता है और जैसे ही आगे अपना पैर रखता है, अचानक उसका पैर बिजली का जो जनरेटर का जो तार होता है उससे टकरा जाता है और जैसे ही उसका पैर उस करंट से छूता है, तुरंत दिलीप वहां पर गिर जाता है और दिलीप बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि वहां पर बहुत सारे युवक उस लड़के दिलीप को देख लेते हैं और बस उस दिलीप की जान बचाने की आगे कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे तैसे उस जनरेटर के उस तार को लकड़ी की सहायता से उसके पैर से दूर किया जाता है और अब दिलीप को आनन फानन में लेकर भागा जाता है हॉस्पिटल की ओर। अब तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जैसे तैसे डॉक्टर्स की मदद से उस शरीर में से उस बिजली के करंट को धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। यानी कि डॉक्टर अपनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं और बड़ी ही मशक्क़त के बाद वो लोग कहते हैं कि अब जो तुम्हारा जो दिलीप जो है वह खतरे से बाहर है और इसकी जान बच सकती है। अब तो वो बहुत सारी दवाएं देते हैं, यानी कि बहुत सारा इलाज जो उनका होता है। उसी प्रकार से करीब 6 दिन वह जो दिलीप होता है वह अपने घर से यानी कि हॉस्पिटल से नहीं निकल पाता, यानी कि वह भर्ती रहता है। लेकिन डॉक्टरों की गई वह कड़ी मशक्क़त के बाद उसकी जान बचा ली गई थी। अब तो जो दिलीप है, दिलीप अपने घर आ जाता है, घर पे बस आराम कर रहा होता है। लेकिन उसके इस आराम करने के चक्कर में उसका जो धंधा यानी कि जो बिजनेस है वह नीचे गिरने लगता है। उसी समय आ जाता है लॉकडाउन और लॉकडाउन का वह जो कोरोना काल में आया हुआ वह जो लॉकडाउन है उसकी वजह से अब तो वहाँ सारे धंधे चौपट हो गए, सारा काम चौपट हो गया। नौकर जो नौकरी किया करते थे वो भी अपने घरों की तरफ भागने लगे, सभी के काम धंधे बंद हो गए, सभी लोग दुखी और परेशान। अब यहाँ पर वह जो लड़का दिलीप है, वह दिलीप जिसको बिजली का करंट लग गया था, वह जैसे तैसे अपने काम को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन उस कोरोना काल की वजह से उसका काम भी नहीं संभल पाता है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और बस अपना मन महसूस कर अपने घर में ही रह जाता है। जो भी उसकी जमा पूंजी थी धीरे धीरे वह ख़त्म होने लगी थी। अब तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं चल रहा है। अब इस वजह से यहाँ पर उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है। यानी कि अब तो वह काजल जो कि अपने बच्चे सूरज के साथ अपनी जो मौज मस्ती डालने की ढंग से जीवन जिया करती, वह भी जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बहुत ही ज़्यादा परेशानी में जीवन जी रहा होता है वह दिलीप। अब तो यहाँ पर उसकी जो पत्नी काजल बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस करती है, बस अपने पति दिलीप से कहती है कि देखो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा है। वह अब चाहती है कि वह तुम्हें यहाँ घर में छोड़कर और अपने मायके चली जाए, वहाँ जाकर वह ढंग से रह लेगी, अपने बच्चे का ठीक ढंग से भरण पोषण कर लेगी। लेकिन दिलीप उससे मना करता है कि यार तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर क्यों जा रही हो। लेकिन काजल के जहाँ कोई शौक पूरे नहीं हो रहे थे वह तो बस अपने मायके जाने के रूप में बिल्कुल तैयार होती है और अब वह दिलीप से कह देती कि हाँ उसको उसके मायके ही जाना। तुम एक काम करना, अगर तुमसे हो सके तो कोई नौकरी पेशा ढूंढ लेना और बस बड़े ही प्यार से तुम यहाँ अपने घर में रहना। तुम्हें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, बस अपने लिए कमाना है और जैसे तैसे जब तुम्हारी ज़िंदगी पटरी पर लौट आए तुम उसके घर आ जाना और उसको अपने घर ले आना। बस इस बात को जानकर वह दिलीप भी चुप हो जाता है क्योंकि वह सोच रहा होता है कि शायद वह अपने बीवी और बच्चों के ढंग से भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। बस इसी वजह से वह अपनी पत्नी और बच्चे को उसके मायके में भेज देता है। यहाँ पर जब उसकी पत्नी काजल अपने मायके में जाती है तो वह अपने पिता से कहकर वहीं नज़दीक में एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके घर में वह जो लड़का जो सूरज है वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। सूरज अभी 4 साल का हुआ था, उसका एक स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। यहाँ पर वह काजल जिस फैक्ट्री में काम कर रही है वहाँ से जैसे तैसे वह पैसा तो कमाती है और वह अपने सूरज अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे ढंग से भरण पोषण कर रही होती है और तो और वह कुछ पैसों को अपने पति के पास भी भिजवा रही होती है। अब तो उस पति का जो कि दिलीप अपने गांव में रहता
उसका भी भरण पोषण होने लगा था, उस सूरज का भी होने लगा था, और तो और काजल भी अपने सभी ख्वाबों को पूरा करने लगी थी। लेकिन वह एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दरअसल वह सोच रही होती कि यार वो तो फैक्ट्री में चली जाती है, पूरे दिन भर वहाँ रहती है, बाप इसका इसके गांव में रहता है, लेकिन उस सूरज का देखभाल कौन करेगा और कौन उसका होमवर्क कराएगा और कौन उसको ढंग से पढ़ाएगा। इस बात की टेंशन में वह अब एक टीचर को उसके लिए अपॉइंट कर देती है। यानी कि एक टीचर होता है सुरेश नाम का, उस सुरेश से कह देती है कि उसके बच्चे को उसके घर आया करे और उसको पढ़ा कर जाया करे। यहाँ पर वह सुरेश भी, जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा होता है वहीं से, बस वह भी सोच लेता है कि क्यों ना एक बच्चे को पढ़ा ले, शायद उसको कुछ पैसे और मिल जाएंगे, उन पैसों से वो भी अपना कुछ खर्चा निकाल लेगा। इन बातों को सोचते हुए बस वह सुरेश भी उस सूरज को पढ़ाना शुरू कर देता है। अब सुरेश और वह जो लड़का सूरज है, दोनों खूब ही मज़े करते और तो और खूब ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ते। यहाँ पर वह जो सुरेश है वह सूरज को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया लिखाया करता, उसका सारा होमवर्क कर रहा था, उसको आगे की भी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिया करता। यहाँ पर वह सूरज बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था उस सुरेश के। लेकिन अब यहाँ पर एक दिन वह जो माँ पूछती है अपने बच्चे से कि उसका टीचर उसको ढंग से पढ़ाता है या नहीं, तो यहाँ पर सूरज कहता है कि ऐसा अच्छा तो तुम भी नहीं पढ़ा पाती जितना अच्छा उसका टीचर उसको पढ़ाता है। अब तो इस विशेषता को सुनकर मन ही मन सोच बैठती है वह काजल, अरे जब वह इतना अच्छा उसके बच्चे को पढ़ा सकता है तो फिर उसकी भी तमन्नाओं को पूरा कर सकता है। बस इसी विचार में वह एक दिन, जब उस काजल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वह अपने घर ही रुक जाती है और अपने घर पर आराम कर रही होती है। वह दोपहर बाद देखती है कि उसके घर पर उस सूरज का जो टीचर सुरेश है वह आया हुआ है। सुरेश जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से उस सूरज के साथ पढ़ा लिखा रहा है, यानी कि दोनों बिल्कुल घुले मिले हैं। कहीं ना कहीं उस काजल के दिमाग में एक बात ऐसी घर कर जाती है कि वह अब मन ही मन उस लड़के यानी कि सुरेश को अपना दिल दे बैठती है। अब तो उन दोनों की ऐसी बात होती है, यानी कि वह जो काजल है वह फ़ोन पर बात करने लगती है उस सुरेश से और सुरेश को एक नया न्योता देती है। वह सुरेश से कहती है कि उसको सुरेश बहुत ही अच्छा लगता है और वह सुरेश से मिलना चाहती है, दोस्ती करना चाहती है और तो और प्यार भी करना चाहेगी। बस अब तो जहाँ एक तरफ से नया निमंत्रण मिला था उस सुरेश के लिए पहली दफ़ा, तो वह मना कर देता है कि काजल वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब तो काजल लगातार उसके पीछे पड़ गई थी और उसको दिन रोज़ नए तरीके से फ़ोन करके अपने पास बुलाने लगी थी। लेकिन सुरेश उसके पास जाने की हिम्मत तो नहीं कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वह सुरेश उस सूरज को वहीं उसी कमरे में बैठकर पढ़ा रहा होता है, अब तो वह काजल वहाँ पर आती है और अपने बेटे सूरज से कहती कि बेटा ये लो कुछ पैसे और उस दुकान से कोई सामान ले आओ। यहाँ पर वह सूरज उस पैसों को लेकर दुकान पर जा रहा होता है। बस इतने में वह जो काजल जिस पर हवस का नया भूत सवार था वह उस व्यक्ति यानी कि उस लड़के जिसका नाम सुरेश था उसके होठों को चूम लेती है। ऐसा करते ही अचानक वह नौजवान लड़का सुरेश भी अपने आप पर काबू नहीं पाता और बस उस लड़की यानी कि काजल को अपनी बाहों में भर लेता। बस उन दोनों के बीच में जो प्यार का जो ये शुरुआत होनी थी यह तो हो चुकी होती है। अब तो वो दोनों एक ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना सकें। लेकिन दोस्तों उनको मिलने की कोई भी जगह नहीं मिल रही होती है। अचानक वह जो काजल है उससे कहती है कि सुनो मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ। वह जगह होती है ओयो होटल, तुम उस होटल में चले आना। उस मतलब कि उनका समय तिथि टाइम सब निश्चित हो गया था और अब तो वह सुरेश भी उस होटल में जाने के लिए तैयार होता है। अब काजल भी तैयार थी और आज उस लड़के बच्चे यानी कि सूरज से कह दिया जाता है कि आपका जो टीचर है वो कहीं पर जा रहे हैं और वो तुमको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। बस इस बात को जानकर वह लड़का सूरज अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन अब तो यहाँ पर उसकी माँ काजल अब उस नए जो प्रोग्राम था उसमें जाने के लिए तैयार होती है और बस वह भी अपने घर से निकल जाती है। उस होटल के बाहर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और अब तो उस होटल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब तो उस होटल के उस कमरे नंबर 274 में पहुंचा जाता है और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त वो प्रोग्राम हो रहा होता है। ज़बरदस्त प्रोग्राम तो मैं इसलिए कहूँगा कि काफ़ी दिनों से रुकी बैठी थी वह काजल, जिसको उसके पति का जो सुख नहीं मिल पा रहा था, वहीं दूसरी ओर वह सुरेश भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी था, उसको भी वह प्यार नहीं मिल पा रहा था। और बस इसी सिलसिले में उन दोनों के बीच में वह प्रोग्राम बनने लगता है और अब तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही तसल्ली से संतुष्ट कर पाते हैं। जिस प्रकार से उनका वह प्रोग्राम अब यहाँ पर बना था, अब तो शुरुआत हो गई थी उनके प्यार की और अब तो उनको जब भी मौका मिलता वह उस होटल में आने लगे थे। लेकिन लगातार उन होटलों में आने से उनका
उनके ऊपर जो पैसों का जो प्रेशर है वह भी पड़ रहा था। अब यहाँ पर वह जो महिला जो काजल है वह नया प्रोग्राम निकालती है। वह सोचती है कि क्यों इस होटल में पैसे खर्च किए जाएं, वह अपने गांव में अपने घर पर ही ऐसा कर सकती है, तो फिर होटलों में पैसे क्यों खर्च किए जाएं। और बस अब तो वह उस सुरेश को भी उसके घर में उससे मिलने के लिए तैयार कर लेती है, और बस उन दोनों के बीच में अब उस काजल के घर में ही इस प्रकार का प्रोग्राम होने लगा था। ये प्रोग्राम होता रात के समय जब सभी लोग सो जाया करते। अब तो वह काजल अपने उस नए प्रेमी यानी कि सुरेश को अपने घर में बुलाया करती और पूरी रात उसके साथ रहा करती। यहाँ पर वह सुरेश को भरोसा दिलाती है कि वह अब अपने पति के पास नहीं जाएगी, यानी कि वह तुम्हारे पास ही रहेगी और तुम्हें अपने पति के रूप में चुन लेगी। वह अपने पति यानी जो पूर्व का पति, वह अपने पति दिलीप से तलाक ले लेगी और तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर में ही रहा करेगी। जब इस प्रकार की बातें उन दोनों के बीच में बन जाती हैं, अब तो जो सुरेश है वह भी उस काजल पर बहुत सारा प्यार लुटा रहा होता है। लेकिन एक दिन की बात, जब वह दिलीप है उसकी एक अच्छी डील बैठ जाती है, तो वह अपने ससुराल आता है और अपनी पत्नी काजल से कहता है कि देखो, तुम काफ़ी दिन यहाँ पर रह लिए, लेकिन अब मेरी तुमसे विनती है तुम अपने ससुराल चलो। लेकिन काजल उससे साफ साफ मना कर देती है कि वह नहीं जाएगी। यहाँ पर वह जो दिलीप है बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होता है और वह कहता है कि यार, तुमने कहा था मुझसे कि ठीक है, जब मैं अच्छे ढंग से खाना कमाना शुरू कर दूंगा तो तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन आज तुम जो मना कर रही हो ये तो बात सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वह जो बार बार कह रही है कि वह तुम्हारे साथ अब नहीं जाएगी और उसको तुमसे तलाक चाहिए। जैसे ही दिलीप इस बात को सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अब बहुत ही ज़्यादा सोच बैठता है और उसी टेंशन में बस वह निर्णय कर लेता है कि वह भी अपनी ससुराल में ही रहेगा। अब तो दिलीप अपने ससुराल में ही काजल के साथ रहने लगा था, लेकिन काजल ना तो उससे बात करती ना ही उसको घास डाला करती, यानी कि उससे कोई प्यार वाली बात ही नहीं। एक दिन की बात, जब वह दिलीप अपने लड़के सूरज से कहता है कि अपनी मम्मी का फ़ोन उठाकर लाओ, अब तो वह सूरज अपनी माँ का फ़ोन उठाकर लाता है और बस उसको जब अनलॉक करता है तो उसमें जो मौजूद फोटोग्राफ्स और वीडियो हैं उनको देखकर उस दिलीप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब तो वह अपनी पत्नी यानी कि काजल से बहुत ही बुरी तरह से झगड़ बैठता है, उसको बहुत ही गंदी गालियाँ देता है, उसे समझाता है और उसे बार बार कह रहा होता है कि तुम्हें ये सारे कर्म करने अच्छे लगते हैं क्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन वह जो काजल है वह उल्टा ही उस दिलीप से लड़ बैठती है कि तेरे बस की कुछ है ही नहीं, ना तो तू कमाता है ना ही तू खुश करता, तूने अपनी पत्नी के बारे में कुछ अच्छा सोचा ही नहीं, वरना अगर तू मेरे बारे में सोचता तो मुझे मेरे मायके क्यों आने देता। और हाँ, अब रही बात इस बात की कि जब तुमने ये सच्चाई को जान ही लिया तो अब मेरी बात मान लो, क्या कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ना ही चल सकती, ना ही तुमसे विवाह को आगे बढ़ा सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और अब तो उनका झगड़ा होने लगा था। उस झगड़े के चक्कर में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब वह काजल अपने प्रेमी सुरेश से बात करती है तो जो सुरेश है वह भी कुछ अलग तरह की कहानी बताता है। अब तो काजल और सुरेश दोनों मिलते हैं अपने गांव से बाहर उन जंगलों में, और वहां जाकर वो लोग एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसके तहत अब तो वो लोग एक ऐसे जो कांड है उसको अंजाम देते हैं। यानी कि यहाँ काजल और वह जो सुरेश से दोनों के बीच में संबंध तो कायम होते हैं, लेकिन उनके दिमागों में वह जो साजिश है वह घर कर गई होती है। दरअसल काजल अब अपने उस घर में जाती है और वहाँ अपने पति दिलीप से मिलती है। दिलीप से मिलने के बाद अब तो वह दिलीप को बड़े ही प्यार से कहती है कि आज यार खेतों पर चलोगे तुम मेरे साथ। लेकिन वह दिलीप कहता है क्यों, तुम्हारे साथ क्यों जाना। लेकिन वह कहती है कि नहीं, वह घर पे तो सभी लोग होते हैं, यहाँ पर तो वह प्यार भरी बातें या प्यार तुमसे नहीं कर सकती, लेकिन वह दिल ही दिल तुमको दोबारा से चाहने लगी है, हो सकता है हमारा वह प्यार दोबारा से लौट आए। अब इस लालच में वह जो दिलीप है अपनी पत्नी पर यकीन करता है और बस चल देता है खेतों की तरफ। अब तो जो दिलीप है वह अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है और बस उसके साथ साथ खेतों पर चल पड़ता है। जैसे वो लोग खेतों पर जाते हैं, वहाँ जो ईख की फसल हो रही होती है उस ईख के खेत में अब तो वो दोनों वहाँ घुस जाते हैं। उस ईख की खेत में जैसे ही वह पति अपनी पत्नी को पकड़ना चाहता है तो यहाँ पर वह जो पत्नी है वह काजल उससे कहती है कि कपड़े निकालो, हमें तो यहाँ प्यार करना है। बस इस बात को सुनकर दिलीप अपने कपड़ों को निकालने में जैसे ही लगता है, अचानक से उसके सर में एक बहुत ही तेज
प्रहार होता है, यानी कि उसके सर में कुछ बहुत ही जोरदार चीज़ मार दी जाती है। दरअसल इस चीज़ को मारने वाला होता है सुरेश, और सुरेश जब उस आदमी को वहीं पर नीचे गिरा देता है, अब तो वह जो पत्नी है यानी कि काजल अपने पास से उस धारदार हथियार को निकालती है और बस अपने पति के गले को रेत देती है। इतना सब करने के बाद दिलीप को वहीं पर मृत छोड़कर वो दोनों वहीं खेत में दोबारा से संबंध बनाते हैं और बस वहाँ से भाग खड़े होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पूरी कहानी हुई, अब तो वह काजल रात को अपने घर घुसती है और यहाँ पर अपने परिजनों से पूछ रही होती है कि दिलीप घर पर आए या नहीं। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि दिलीप तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन वह कहती है कि दिलीप तो उन्हें करीब 2 घंटे पहले उन्हें छोड़कर यहाँ पर आने के लिए कहकर उनको छोड़कर आया था। वह तो उस दुकान पर अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह नहीं आता है तो वो क्या करे। अब तो यहाँ पर उस दिलीप की खोजबीन की जा रही होती है, लेकिन कहीं पर भी वह दिलीप नहीं मिलता है। दोस्तों, अगले दिन जब उस ईख के खेत में उन पैरों के निशानों को देखते हुए वह किसान आगे बढ़ता है, तो वह किसान आगे जाकर देखता है कि उसके खेत में एक लाश पड़ी हुई है और यह एक लड़की की लाश है और इसका जो गला है वह रेता गया है। अब इस पूरे हालात को देखकर वह किसान पुलिस को वहीं मौके पर फ़ोन कर देता है और पुलिस भी मौका वारदात पे आ जाती है। अब तो यहाँ पुलिस जैसे उस व्यक्ति को बाहर निकाल कर लाती है, उसकी शिनाख्त करने की बात चल रही होती है, तो यहाँ पर अब उस लड़के का शिनाख्त होता है यानी कि दिलीप के रूप में। अब दिलीप के साथ इस प्रकार के इस कांड को किसने किया होगा, यहाँ पर वह जो काजल है बहुत ही ज़बरदस्त ढोंग कर रही होती है और अपने पति के मरने की ऊपर बहुत सारी दुहाइयाँ दे रही होती है। लेकिन पुलिस अब यहाँ पूरे हालात को सोच रही है, लेकिन उस पुलिस के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। यानी कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि भाई आखिर तुम लोगों की नॉलेज में तो होगा कि किसने उसके साथ इस प्रकार की इस प्रक्रिया को अंजाम दिया है। लेकिन अब तो यह कहानी ज़्यादा ही भयंकर होने वाली थी और बस अब तो पुलिस उसी छानबीन में उसकी पत्नी काजल से जब पूछताछ करती तो काजल के जो हो रही जो बातें हैं उन बातों को पुलिस ढंग से पहचान जाती है। यानी कि काजल जिन बयानों को दे रही है उसके और उसके परिजनों के जो बयान हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फेरबदल मिलता है। अब तो पुलिस उस महिला काजल को बड़े ही ढंग से पूछती है और उससे एक बात करती है, कहती है कि भाई तुम सच सच बता दो माजरा क्या है। अब तो वह जो काजल है वह टूट जाती है, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में कुछ कड़ा रवैया होता है। उस कड़े रवैये को देखकर काजल टूट जाती है और बस वह यहाँ पर इस बात को स्वीकार कर लेती कि कैसे उसने अपने उसके प्रेमी सुरेश से गलत संबंध बनाए और उसी बात के चलते वह अपने पति यानी कि दिलीप से तलाक लेना चाहती थी। और बस इसी बात में जब वह अपने प्रेमी से दूर नहीं होना चाहती तो उन लोगों ने इस प्रकार की पूरी प्लानिंग करी और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने उस लड़की काजल ने अपने पति दिलीप की इतनी दर्दनाक हत्या कर दी। अब तो पुलिस उस काजल की निशानदेही पर उसके प्रेमी सुरेश को भी गिरफ्तार कर लाती है और फिर उन दोनों को लोक अदालत के सामने पेश करते हुए उन लोगों के लिए जो भी सज़ा निर्धारित की गई उस सज़ा के मुताबिक जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम लोग इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो ये हवस की आ गए, ना जाने कितने ही परिवारों को डस बैठी है, ना जाने कितने ही लोगों को इन्होंने जीवन से मौत की तरफ धकेल दिया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इन घटनाओं से सीख अवश्य लीजिएगा और किसी भी घटनाक्रम में, इतने दर्दनाक घटनाक्रम में शामिल मत होइएगा। यदि आप इन पूरी घटनाओं से अच्छी शिक्षा लेते हैं तो आप जरूर अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे और अपने परिवार में खुशियाँ लेकर आएंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।